नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, हमने जो हमारी आज क्लासेस चल रही है दोस्तों एनएचएम के एग्ज़ाम से को लेकर के, जैसे कि हमने अभी तक एनएचएम को लेकर जिसमें दोस्तों हमने अभी तक अपनी काफ़ी क्लासेज अपने यूट्यूब पे डाली है, ठीक है? यूट्यूब पे अपने जो सरल होम्योपैथी की जो चैनल है दोस्तों, उस पे अपने काफ़ी अभी तक चैनल पे क्लासेज हम डाल चुके हैं। लेकिन अब जो रिमेनिंग जो मैंने बात की थी अपनी यूट्यूब पे, जो अपना अपन ने एक कोर्स भी चला रखा था, उसमें अपन ने बात की थी कि पैथोलॉजी की जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो लास्ट क्लास होगी दोस्तों, ये पैथोलॉजी की लास्ट क्लास है दोस्तों आज की। इसको मैं यूट्यूब पे ही कराने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों? तो क्योंकि वहाँ पे हमें टाइम कम मिला था रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम इससे आज आगे के क्वेश्चन ले रहे हैं 501 से। लगभग वहाँ पे 500 क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट किए हैं दोस्तों, और आज हम यहाँ से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गाउस्टर्स एक डिजीज होती है, गाउस्टर्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इज ड्यू टू द अब ये किसकी वजह से होती है? तो इसमें दोस्तों ये जो होती है डिजीज, ये जेनेटिक म्यूटेशन होता है, एक जीबीए जो जीन होता है, इसकी वजह से क्या रिजल्ट फ्रॉम द एंजाइम जो ग्लूको सेरिब्रोसाइडेज, एक तो ग्लूको सेरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, एंड एक होता है एक्युमुलेशन ऑफ ग्लूको सेरिब्रोसाइडेज, इनकी वजह से, ठीक है? तो ये एंजाइम क्या करता है, डेफिशिएंसी क्या करती है बॉडी के अंदर, ब्रेक डाउन जो फैटी सब्सटेंस होते हैं लाइक ग्लूको जो सेरिब्रो ये साइड लीडिंग टू टॉक्सिक एक्युमुलेशन इन सेल्स, ये इसका इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? जैसे कि ये लीवर, स्प्लीन और बोन्स के अंदर, लीवर, स्प्लीन एंड बोन मेरो के अंदर, ठीक है? तो वहां पे इसकी वजह से, इनकी डिफिशियंसी की वजह से और इसके एक्युमुलेशन की वजह से, ठीक है, ये डिजीज होती है, ठीक है? इसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन होता है दोस्तों, और एंजाइम की डेफिशिएंसी अपने बात करी ली, ये एंजाइम इसकी डेफिशिएंसी होती है, और एक फैट एक्युमुलेशन के रूप में इसके अंदर जो रेस्पॉन्सिबल होता है ग्लूको, ये जो सेरिब्रोसाइडेज होता है, एंजाइम होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है फैटी एसिड जो सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, और ये क्या फिर चेंज हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों इसके कारण होंगे, तो ए एंड बी आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 502, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट क्या होता है दोस्तों? एक ये इनहेरिटेंस होता है, म्यूटेशन होता है जीन्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, है ना? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक्स क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर म्यूटेशन होता है। वो ये रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे किसी भी जो एक्स और वाई क्रोमोसोम दो होते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर जो फीमेल होती है, जो होमोजाइगस होती है फॉर द जीन म्यूटेशन, है ना, एंड फीमेल्स विथ वन कॉपी ऑफ म्यूटेटेड जीन ये इसका कैरी करता है इसको। एक्स लिंक जो रिसेसिव इनहेरिटेंस है दोस्तों, इसका मतलब है कि इसकी वजह से जो डिसऑर्डर होगा वो एक्स क्रोमोसोम की वजह से आता है, ठीक है? फीमेल्स में मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, 2XX होते हैं, और वाइल जो मेल्स होते हैं उनमें एक एक एक्स और एक वाई होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ये डिसऑर्डर होता है ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होता है मेनली, ठीक है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। तो इसके अंदर क्या है कि जो कैरियर होगी वो, जैसे 50% ऑफ बॉय आर कैरियर, मदर आर अफेक्टेड, जो मदर होगी वो इसकी कैरियर होगी, ठीक है? जो 50% बॉय होंगे वो अफेक्टेड होंगे थ्रू द कैरियर मदर, मदर अफेक्ट, जो मदर अफेक्टेड हुई उसकी वजह से, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो फादर होता है ना, फादर के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, लेकिन मदर के अंदर दो एक्स एक्स होते हैं, तो मदर क्या इसको कैरी करती है। फादर के अंदर एक तो एक्स होता है, एक वाई होता है, इसकी वजह से वाई क्रोमोसोम होने की वजह से जो उसके जो जितने भी जो सन है या डॉटर है, उसके अंदर ये नहीं जाता है रोग, ठीक है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, जिसकी वजह से ये एक्स जो क्रोमोसोम होता है फ्रॉम देयर मदर से ये कैरी करती है, ठीक है? जो एक्स लिंक्स रिसेसिव जो ट्रेट होता है मोर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन मेल्स देन फीमेल्स, दिस इज ड्यू टू द मेल्स possess only a X chromosome and therefore require only one mutated X in order to be affected. Humans possess two X chromosome and thus most receive two two mutate receive X chromosome, ठीक है? One from each parents, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे हीमोफीलिया होता है दोस्तों, एक तो हीमोफीलिया भी ऐसे होता है, हीमोफीलिया ए होता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग जो डिसऑर्डर होता है, एक हीमोफीलिया बी होता है जिसमें क्रिसमस डिजीज होती है, उसके उसके फैक्टर की कमी की वजह से होता है, ठीक है? एक डुकान मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है, एक बेकस मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है, ये सभी एक्स रिसेसिव इनहेरिटेंस ये ट्रेट डिसऑर्डर होते हैं। तो ये इसके अंदर ये पूछना चाह रहा है कि कहाँ से आएगा, कैरियर मदर की वजह से, ठीक है? और बॉयज मुख्य रूप से अफेक्टेड होता है, 50% ऑफ बॉय ऑफ कैरियर मदर आर अफेक्टेड। तो ये इसमें क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, ठीक है दोस्तों? एक नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज एग्जांपल ऑफ, ये फिलाडेल्फिया जो क्रोमोसोम है ये किसका उदाहरण है?
अभी फिलाडेल्फिया जो क्रोमोसोम होता है इसके अंदर ये बैलेंस ट्रांसलोकेशन होता है, इसमें बैलेंस्ड होता है, ट्रांसलोकेशन जो भी होता है वो बैलेंस्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है, गुणसूत्र जो 22 होता है, एक उसके अंदर उसके अंदर जो गुणसूत्र जो 22 के अंदर गुणसूत्र होते हैं उनमें से 9 नंबर का जो गुणसूत्र होता है दोस्तों, उसको जैसे एबीएल के नाम से भी जाना जाता है, एबीएल फर्स्ट, है ना, एबीएल फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर एबीएल का मतलब होता है एबल्सन म्यूरिन ल्यूकीमिया। तो इसका एक हिस्सा जो टूट जाता है वो और गुणसूत्र 22 में जो ब्रेक पॉइंट क्लस्टर होता है, बीसीआर बोलते हैं जिसको, ब्रेक, ठीक है, बीसीआर है ना, ब्रेक पॉइंट क्लस्टर क्षेत्र, उसके जीन से जुड़ जाता है जाकर के। तो 9 और 22 जो गुणसूत्रों की लंबी भुजाएं होती है टी, अब इसके अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं कि T9 एंड 22, इनके अंदर म्यूटेशन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। इनके बीच जो पारस्परिक रूप से जो ट्रांसफर होता है बीसीआर और एबीएल जो बनता है, ठीक है, इसकी वजह से ये होता है। तो इसमें एक टायरोसिन काइनेज जो जीन होता है वो इसके लिए गतिविधियों के लिए, जो इनकी जो गतिविधियां उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, टायरोसिन काइनेज। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस ट्रांसलोकेशन ये कहना चाहिए कि किसका एग्जाम्पल है, ये बैलेंस ट्रांसलोकेशन का उदाहरण है। इन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम द डिफेक्ट इन लॉन्ग आर्म ऑफ 20, अब ये लॉन्ग आर्म, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि किस आर्म में, तो ये लॉन्ग आर्म में होता है। ठीक है, न्यूक्ल फोल्ड थिकनेस इज यूज्ड टू डायग्नोस, अभी न्यूक्ल जो फोल्ड होती है ये डाउन सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है दोस्तों उसके अंदर होता है। ये न्यूक्ल फोल्ड जो पाल्म रीजन होता है वहां पे ये देखा जाता है, ड्यूरिंग सोनोग्राफी के दौरान भी इसको देखा जा सकता है, उस टाइम पे भी है। ठीक है, ये डाउन सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है मुख्य रूप से उसमें दिखाई देता है। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है, मोस्टली क्रोमोसोम में एब्नॉर्मलिटी होती है दोस्तों, ये प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा 20 जो ट्राइसोमी 21 होती है, ट्राइसोमी कौन से नंबर पे होती है, ट्राइसोमी 21 नंबर के गुणसूत्र पे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो इसकी बच्चा जो होगा इसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, समझने की सोचने की क्षमता जो होगी वो कम होगी। ठीक है, ये लगभग 700 बच्चों में से एक बच्चे में ही ये पाया जाता है। और इसमें अगर ये 4% बच्चे जो केसेस होते हैं जो जेनेटिक ट्रांसलोकेशन की वजह से लगभग होते हैं, और ये बैलेंस्ड होता है, जेनेटिक जो मटेरियल होता है इसका एक्सचेंज विद मटेरियल फ्रॉम द अदर नॉन हेमोलोगस जो क्रोमोसोम उसके साथ होता है। और जैसे क्रोमोसोम नॉर्मल तो क्या होते हैं 46 होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे 46 की जगह पे उसमें 47 क्रोमोसोम उपस्थित होंगे। ये क्या होता है, लगभग ये नॉन डिसजंक्शनल रेफर होता है, फेलर होता है इसमें जो क्रोमोसोम होता है उसका। जैसे क्या होता है कि जो मैटरनल साइड का जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, मैटरनल डिराइव्ड होता है ये। ठीक है, नॉन डिसजंक्शनल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 नंबर के क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है 21वें नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे T14 एंड 121 से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन इज वन विच इज एक्सप्रेस्ड। अभी ऑटोसोमल जो डोमिनेंट जीन होता है वो किसके अंदर एक्सप्रेस होता है, हेटेरोजाइगस स्टेट के अंदर। ठीक है, नॉट इन होमोजाइगस, इट हेटेरोजाइगस स्टेट के अंदर ये एक्सप्रेस्ड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या, तो ऑटोसोमल जो प्रभावी जीन होता है इसके अंदर केवल एक किसी भी लक्षण को प्रकट करने के लिए एक ही एलील की आवश्यकता पड़ती है, प्रभावी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 506। ठीक है, द फॉलोइंग आर द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज। अब इनमें से कौन सी है जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी सेक्स इनकी किसी, जैसे ट्रांसफर होती है मदर, जैसे कैरियर जो भी होता है, इसमें सेक्स लिंक का मतलब हो गया कि जैसे हीमोफीलिया है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है क्योंकि इसमें ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपर्ली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर लीडिंग टू प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है। और जैसे कि मेल होता है ओनली वन एक्स क्रोमोसोम होता है, दे आर अफेक्टेड इफ दे इनहेरिटेड द फॉल्टी जीन्स फ्रॉम द देयर मदर। अगर मदर से उनको फॉल्टी जीन्स का ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे ये दिक्कत होती है। फीमेल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम सो दे मस्ट इनहेरिटेड द जीन्स ऑन बोथ क्रोमोसोम्स टू बी अफेक्टेड मेकिंग देम टिपिकली कैरियर स्टेट। ठीक है, ये मदर के साइड से आती है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, अभी डाउन सिंड्रोम किस किस की वजह से होता है, ट्रांसलोकेशन, ये सब कुछ मिलते हैं। ठीक है, ट्राइसोमी 21 मिलती है, 13 14 21 में, ये सब में ट्राइसोमी मिलती है। तो ऑल ऑफ द आंसर करना सबसे पहले पढ़ने से पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी इज इनहेरिटेड एज। अभी ये किस प्रकार की, ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव टाइप की है। ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज जो डेफिशिएंसी है वो किस प्रकार के, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव टाइप की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। अब सेक्स लिंक्स का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि जो ये जो डिफॉर्मिटी होगी वो एक्स क्रोमोसोम पर अपीयर होती है यहाँ पे। ठीक है, जो मेल्स होते हैं उनके अंदर, वो उनके अंदर एक्स जो क्रोमोसोम होता है मुख्य रूप से मेल्स के अंदर ये मुख्य रूप से होती है। ठीक है, अफेक्ट करती है उनको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पे निम्न में से कौन सा पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है? सिकल सेल एनीमिया है जो दोस्तों, ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल डीएनए बेस पेयर होता है विद बीटा जीन, बीटा ग्लोबिन जीन के द्वारा। यहाँ म्यूटेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है एमिनो एसिड जो के अंदर जो ग्लूटामिक एसिड होता है विथ वेलिन, ग्लूटामिक एसिड का विथ वेलिन के साथ। ठीक है, अपन इसके बारे में खूब चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ग्लूटामिन एसिड का विथ वेलिन के साथ 6 पोजीशन पर पॉइंट म्यूटेशन होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन रिजल्टिंग क्या होता है, हीमोग्लोबिन एस जो होती है, सिकल सेल जो हीमोग्लोबिन थी वो प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, सिकलिंग होती है रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन और अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन होता है, मुख्य रूप से ये याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, एडवर्ड सिंड्रोम। ये एडवर्ड सिंड्रोम अपन ने देखा है दोस्तों, एडवर्ड किस क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से होता है। ये अपन ने पहले भी चर्चा की कि इनको जरूर याद कर लेना, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके किसी न किसी रूप में, एडवर्ड हो या पटाउ हो या एडवर्ड हो या पटाउ हो, या इससे पहले अपन ने जस्ट पहले पढ़ा है दोस्तों कि डाउन सिंड्रोम है। ये चीजें पढ़ी है तो इनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, कंफर्म आएगा। ये पटाउ सिंड्रोम जो ये एडवर्ड जो सिंड्रोम होता है, इसके अंदर क्या ट्राइसोमी 18 नंबर पे होती है। इसके अंदर मुख्य रूप से लो सेट जैसे ईयर्स होते हैं, उसके अंदर डिक्रीज मसल टोन होता है बच्चे का, स्मॉल फिजिकल साइज होती है उसकी, क्लब फिट होते हैं, हार्ट जो होती है उसके अंदर, हार्ट लंग के अंदर एब्नॉर्मलिटी मिलेगी, ओवरलैपिंग जो फिंगर्स होगी वो मिलेगी, ऐसी कंडीशंस इसमें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम किसकी एब्नॉर्मलिटी से, ट्राइसोमी 13 की वजह से। इसके अंदर क्या होगा, स्मॉल हेड होगा, लो सेट आई जो ईयर्स होंगे, क्लेफ्ट ब्रेड प्रेजेंट होगा, ऐसे। तो पटाउ सिंड्रोम की रेड जेनेटिक कंडीशन है, इसके अंदर भी 13 जो नंबर का क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर ट्राइसोमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, सिंगल जीन डिसऑर्डर। अब ये सिंगल जीन डिसऑर्डर कौन सा है इनमें से, तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज और रेटिनोब्लास्टोमा, ये दोनों ही क्या है, सिंगल जीन डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर एक्सेप्ट। अब यहाँ कौन ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं है, एक्सेप्ट किसके, तो यहाँ पे दोस्तों सिस्टिक जो फाइब्रोसिस होता है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, इसका मतलब होता है कि इंडिविजुअल मस्ट इनहेरिट 2 कॉपीज ऑफ म्यूटेटेड जीन्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट टू हैव द कंडीशन। किसी भी कंडीशन में दोनों, यानी दोनों पेरेंट्स और मदर दोनों से आता है, इसके अंदर डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, अभी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज क्या होती है, ये रेटिनोब्लास्टोमा क्या होती है, ये थोड़ा सा अपन को देखना है कि ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज तो क्या होती है, ये ग्रुप ऑफ एक रेयर इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये डेफिशिएंसी एक एंजाइम होता है, ग्लाइकोजन जो मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है, उसकी एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विच इज नॉट एक्स रिसेसिव। इनमें से कौन सा है जो एक्स रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं है, यहाँ बीटा थैलेसीमिया है दोस्तों, वो एक्स रिसेसिव नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बीटा थैलेसीमिया क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, केवल एक्स लिंक नहीं है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन सेक्स जो क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर ये भी ईच पेरेंट, दोनों पेरेंट से आता है। ठीक है, नेक्स्ट में बार बॉडी इज एब्सेंट इन। अब ये बार बॉडीज किसमें एब्सेंट होती है, टर्नर सिंड्रोम जो होता है दोस्तों, इसके अंदर बार बॉडीज की एब्सेंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, अब बार बॉडीज क्या होती है, ये इनएक्टिव जो कंडेंस एक्स क्रोमोसोम होता है, इसको बार बॉडीज बोला जाता है। ये एक्स एक क्रोमोसोम कम होता है उसके अंदर। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में जैसे अपन ने पढ़ा था कि टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो किसकी कितने अपन इसे, हाँ टर्नर सिंड्रोम को भी देखा नहीं दोस्तों, आगे क्वेश्चन आएगा कि टर्नर सिंड्रोम में किस डिफॉर्मिटी की वजह से टर्नर सिंड्रोम होता है, किस नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर डिफॉर्मिटी से होता है, तो उसके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे आगे। नेक्स्ट है दोस्तों, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में जो कथन है, उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बाकी सभी सही है। तो यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये सभी आ रहे हैं आपके सामने, टर्नर सिंड्रोम का भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो 47 XXY क्रोमोसोम के ऊपर जो डिफॉर्मिटी होती है उसकी वजह से, यानी कि जो होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, इसमें एक एक्स ज्यादा आ जाता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली तो कितना होता है, XY होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, एक तो होता है हार्मोनल, इसमें क्रोमोसोमल पैटर्न तो ये हो ही गया, एक हार्मोनल जो लेवल होता है इसके अंदर, एक हाइपर गोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म होता है इसके अंदर। ठीक है, हाइपरट्रोपिक हाइपर गोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है, इसमें मुझे कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये कथन जो मेंटल रिटार्डेशन इज प्रेजेंट, ये मेंटल रिटार्डेशन, इसमें कोई पेशेंट का मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता है। इसके अंदर एफएसएच लेवल बड़ा होगा और ये हाइपोगोनेडिज्म पढ़ लिया, हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये चीजें सभी इसमें
पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन जीन थेरेपी। अब यहाँ पे कौन सी ऑल एक्सेप्ट यानी सभी जो है जीन थेरेपी के अंदर यूज की जाती है एक्सेप्ट किसी, तो इलेक्ट्रोफोक्सिंग ये कोई यूज नहीं होता है। इलेक्ट्रोपोरेशन, सेलेक्टिव टारगेटेड रिकमेंडेशन और इंट्रान्यूक्लियर इंजेक्शन, इन सभी का यूज जीन थेरेपी में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांस ऑफ द ऑफस्प्रिंग बीइंग अफेक्टेड व्हेन वन पेरेंट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट हेटेरोजाइगस। अभी कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि किसी भी वन पेरेंट अगर अफेक्टेड हो, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, सॉरी दोस्तों एक मिनट, तो कितने परसेंट चांसेस होते हैं उसके ऑफस्प्रिंग जो बच्चे होते हैं उनमें आने के, तो यहाँ 50% चांसेस होते हैं दोस्तों। ठीक है, 50% चांसेस होते हैं कि वो बराबर वो उसमें अपीयर होगी। ऑल आर द ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्सेप्ट। अब यहाँ कौन सी एक्सेप्ट किसी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये पढ़ लेना दोस्तों, ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एल्बिनिज्म है वो नहीं है, इसके अलावा सभी जो दिक्कतें हैं वो सभी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो रिसेसिव डिसऑर्डर कौन, अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो डेफिशिएंसी है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। अभी मल्टीफैक्टोरियल जो इनहेरिटेंस होता है किसी भी बीमारी का, मल्टीपल फैक्टर होते हैं, तो उसके कार्डियक सेप्टल जो डिफेक्ट होता है, तो ये क्या वेंट्रिकल जो सेप्टल डिफेक्ट होता है और एट्रियल सेप्टल जो डिफेक्ट होता है, ये कंसीडर किया जाता है मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर के अंदर। इसका मतलब होता है कि ये कोज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल जेनेटिक और एनवायरमेंटल जो फैक्टर होता है उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, इसलिए इसको मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस बोला जाता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। अभी जीरोडर्मा जो पिगमेंटोसा एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट, यानी किसके अलावा सबसे के साथ ये एसोसिएट होते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में इसका कोई रोल नहीं होता है। तो ये जो दिक्कत है जेडपी एक्सपी जो दिक्कत है दोस्तों, ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है डीएनए रिपेयर की वजह से, नॉट प्राइमरी ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, और इट अफेक्ट द बॉडी एबिलिटी टू रिपेयर डैमेज कॉज्ड बाय अल्ट्रावायलेट, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसकी वजह से ये मुख्य रूप से होता है। ठीक है, और विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है इसके अंदर, हेरिडिटरी हेमाक्रोमेटोसिस हो सकता है। ठीक है, तो काफी चीजें इसमें पाई जाती है। तो ये फोटोसेंसिटिव होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होने के चांसेस इसमें बढ़े, क्योंकि इसमें स्किन का पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, पेशेंट के अंदर जो स्किन होती है वो पिगमेंटेड हो जाती है इसके अंदर आगे जाके। ठीक है, हाई रिस्क टू विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई जाएगी इसके अंदर ऐसे। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड एक्सेप्ट। अब यहाँ पे सभी जो इनहेरिटेड होते हैं मदर या फादर से किसी से आते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है ये दोस्तों, ये वो नहीं है, इनहेरिटेड नहीं है। ये क्या होता है, ये इसके अंदर इंक्रीज जो टेंडेंसी होती है एब्नॉर्मल ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, ये ब्लड जो वेसल्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है, क्लॉटिंग टेंडेंसी होती है, उसको थ्रोम्बोफिलिया भी बोला जाता है। जो एंटी फॉस्फोलिपिड जो सिंड्रोम होता है इसके अंदर ये एंटी फॉस्फोलिपिड जो एंजाइम होता है ना, इसकी कमी हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, क्लोटिंग जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है, थ्रोम्बोफिलिया। ठीक है, एंटी जो फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है, थ्रोम्बोसिस कैन डेवलप इन नियरली एनी ब्लड वेसल्स इन द बॉडी इफ द क्लोट्स फॉर्म ए वेसल्स इन द ब्रेन, ब्लड फ्लो इन इंपेयर्ड हो जाता है, इससे कैन लीड टू स्ट्रोक भी हो सकता है। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक द बॉडी और वन टिश्यू और ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप सुन लें तो भी अच्छा, आपके कानों से निकल जाएगा तो अच्छा रहेगा। Humans with anti-phospholipid syndrome are at increased risk of complication during pregnancy. These complications include pregnancy-induced high blood pressure and preeclampsia भी हो सकता है, and undeveloped placenta और placental insufficiency हो सकती है, अर्ली डिलीवरी और अर्ली प्रेगनेंसी लॉस भी इसमें मिसकैरेज भी हो सकता है। Humans with anti-phospholipid syndrome are at great risk of having thrombosis during pregnancy that at one other time during their lives. At birth, infant mother are with anti-phospholipid syndrome में स्मॉल और अंडर वेट हो सकते हैं ये लोग। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझने की आवश्यकता है इसमें भाई ये क्या होता है। नेक्स्ट मेल्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड देन फीमेल्स। अब ये मेल्स हैं वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होते हैं किसकी वजह से, जो ऑटोसोमल जैसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है ना दोस्तों, इसके अंदर मेल्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड। ठीक है, क्योंकि मेल्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड इसलिए होते हैं कि फीमेल्स, बिकॉज मेल्स ओनली हैव वन एक्स क्रोमोसोम, कि ओनली एक्स क्रोमोसोम होता है वो मेल्स के अंदर। अपन इसके बारे में पहले भी चर्चा की कि एक ही क्रोमोसोम होता है, सिंस जो जबकि फीमेल्स जो होती है उनमें दो होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से तो ये जो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं सिंगल क्रोमोसोम की वजह से, रिसेसिव जो डिजीज होती है किसी भी मेल के अंदर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेल्स जो होते हैं विल बी अफेक्टेड बिकॉज देयर इज नो सेकंड एक्स क्रोमोसोम टू प्रोवाइड बैकअप कॉपी ऑफ जीन्स। ठीक है,
इसलिए, ठीक है दोस्तों। द क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इन पटाउ सिंड्रोम, अब पटाउ सिंड्रोम के अंदर कौन सा क्रोमोसोमल जो कैरियोटाइप होता है, ये वाला होता है, ठीक है, 47XX और +13 जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, ये कैरियोटाइप आ जाएगा। डाउन सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड, अभी डाउन सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली किसकी वजह, नॉन, अभी मैं पढ़ने पढ़ लिया था मैटरनल नॉन डिस्टिंक्शन, अपने आपको बता दिया था दोस्तों मैंने बोल करके इसको कि मैटरनल नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से होता है। फॉलोइंग कैंसर आर कॉमनली इन एड्स एक्सेप्ट, अब ये सभी कैंसर एक्सेप्ट किसके, सभी होते हैं, तो ये कार्सिनोमा कोलन इसमें नहीं होता, बाकी सभी ये एड्स से एसोसिएटेड होते हैं, इनके साथ पाए जाते हैं, ठीक है, हो सकते हैं इसकी वजह से। इटियोलॉजी ऑफ एमाइलोइडोसिस, एमाइलोइडोसिस किसकी वजह से होता है, तो यहाँ इसकी इटियोलॉजी अननोन होती है दोस्तों, किसी कोई कारण इसका पता नहीं होता, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है किसी न किसी जो रेयर डिजीज है, प्रोटीन जो एमाइलॉइड जो बिल्डअप जो अब ऑर्गन्स है उनके अंदर, ठीक है, अफेक्ट करता है इनको, और जैसे हार्ट, किडनी, लिवर, स्प्लीन, नर्वस सिस्टम, सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स, डाइजेशन सभी को अफेक्ट करता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप जो एमाइलॉइड्स होते हैं जिसकी इस डिजीज के अंदर अपीयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस अकर, अब ये सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस किसके अंदर अकर होता है, यहाँ ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस और होजकिंस के अंदर, सभी के अंदर ये होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली मैलिग्नेंसी इन एड्स, अब एड्स के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी केपोसी सार्कोमा की होती है दोस्तों, ठीक है, केपोसी सार्कोमा क्या मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है जो एसोसिएटेड होती है एड्स से। ये एक एग्रेसिव टाइप की मल्टी सेंट्रिक कैंसर होता है वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स का, जो कि पर्पलस लीजन के रूप में प्रेजेंट होता है स्किन के ऊपर, आल्सो और निम्फ नोड्स के अंदर भी, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर भी हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन्स लाइक गैस्ट्रोएंटेरोस्टेट के अंदर भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटिक जो इन्फेक्शन होता है इसकी, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 8 होता है, एच8 जो होता है HHV8 ह्यूमन, ये हर्पीज जो वायरस होता है 8 वीक कर देता है इम्यून सिस्टम को, ठीक है, ये फिर इसकी वजह, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों एसएलई इज डिफाइंड, अब ये एसएलई किसके द्वारा डिफाइन की जाती है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन वेस्कुलर सिस्टम के अंदर होती है। इस एसएलई का मतलब क्या होता है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, ठीक है, तो ये क्या है, मल्टी इसमें सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये इसके अंदर मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी भी सिग्निफिकेंट होती है, बढ़ जाती है इसके किसी व्यक्ति है ना। जेनेटिक, इम्यूनोलॉजिकल, एंडोक्राइनल, एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं लॉस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ पैथोजेनिक जो ऑटो एंटीबॉडी होती है, cause tissue damage through the multi mechanism. This activity revives the evolution and management of systemic lupus erythematosus, ठीक है, तो ये ऑटो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है खुद की बॉडी के अंदर, ठीक है, इससे फिर इसका फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट कैरियोटाइपिंग इज ए यूजफुल डायग्नोसिस, अब ये कैरियोटाइपिंग किसके लिए यूजफुल है, तो क्रोमोसोमल जितने भी एब्नॉर्मलिटीज होती है दोस्तों उसके लिए कैरियोटाइपिंग यूजफुल होती है। अब कैरियोटाइपिंग क्या होती है, लेबोरेटरी प्रोसीजर होता है, एग्जामिन करता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी को, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की को पता करने के लिए और जेनेटिक जो फॉर्मेशन होता है उसको पता करने के लिए ये टेस्ट होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों व्हेन ए फंक्शनल जीन इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन पेरेंट ओनली द कंडीशन इज कॉल्ड, अभी किसी वन पेरेंट से आता है तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग बोलते हैं इसको, किसी एक से आने पर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, भाई एक ही पेरेंट से आया। मास्ट सेल्स लीज इंटरल्यूकिन ऑल एक्सेप्ट, अभी कौन सा इंटरल्यूकिन एक्सेप्ट किसके नहीं होता इंटरलीज मास्ट सेल के द्वारा, एक होता है 13 4 होता है, यहाँ पे दोस्तों जो 9 है वो नहीं होता है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 जो इंटरल्यूकिन 8 भी होता है, 10 भी होता है, 13 16 और 33 ये सभी होते हैं, लेकिन जो 9 और 7 ये नहीं होता है, 9 और 7 नहीं होते हैं मास्ट सेल द्वारा, लेकिन जो होते हैं, ठीक है। कॉमनेस्ट फंगल इन्फेक्शन इन न्यूट्रोपीनिया, अब न्यूट्रोपीनिया जब होता है तो उसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो एस्परजिलस फंगीगेट्स का होता है, ठीक है, इतना सा याद रखना। इरोजिव आर्थराइटिस अकर्स इन ऑल एक्सेप्ट, अब ये इरोजिव आर्थराइटिस सभी के अंदर होता है एक्सेप्ट किसके, यहाँ एसएलई के अंदर नहीं होता ये, ठीक है, जबकि सभी ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट और सोरेटिक आर्थराइटिस सबके अंदर होता है। नेक्स्ट द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर एसएलई, अभी एसएलई के लिए सबसे मोस्ट जो सेंसिटिव टेस्ट होता है वो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ठीक है, ये इनडायरेक्ट जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस मेथड होता है इसके द्वारा ये इसको किया जाता है, ये मुख्य रूप से एसएलई के अंदर प्रेजेंट होता है, और मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के अंदर 100% बताता है, स्क्लेरोडर्मा होता है, सिजोन सिंड्रोम होता है, ठीक है, इसके अंदर ये 100% इसी के द्वारा इसके सेंसिटिव टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे द मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एसएलई इन एंटीबॉडी अगेंस्ट ANA सेल्स, ठीक है। Rapid progression of disease with full blow manifestation aids occur when the T cells count fall below, अब ये T cells जो है CD4 जो सेल्स होती है दोस्तों इसके अंदर है ना, ये कितनी से कम हो जाएगी, तो यहाँ 200 जो पर क्यूबिक, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर से अगर कम हो जाती है ब्लड जो होता है उसके अंदर है ना, तो अगर उससे कम हो जाती है तो ये
इसके अंदर ये इसका मैनिफेस्टेशन होता है एड्स का, ठीक है, रेपिड प्रोग्रेशन होता है डिजीज का। अब नॉर्मल जो होता है वो 500 से 1200 के बीच के अंदर होता है, 500 से 1200 सेल्स पर क्यूबिक, जो अपन ने बात की थी, मिलीमीटर, ठीक है, नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है ये। और अगर इससे कम होती है, 200 से कम होती है, तो ये रैपिड प्रोग्रेशन को बताते हैं डिजीज के ना। एड्स अफेक्ट सेलेक्टिवली CD4 से, ये CD4 टी सेल्स को, CD4 सेल्स को अफेक्ट करता है, इसके जो ब्रेकडाउन करता है इनके नंबर काउंट को, ठीक है। तो ये याद रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आता है। मोस्ट कॉमन सार्कोमा इन पर्सन रिसीविंग इम्यूनोसप्रेशन ट्रीटमेंट इज। अब मोस्ट कॉमन जो सार्कोमा कौन सा है किसी भी इम्यूनोसप्रेस्ड पर्सन के अंदर, तो केपोसी सार्कोमा होता है। अभी केपोसी सार्कोमा क्या होता है, HHV, अपन ने अभी जस्ट बात की थी ना, हर्पीज है ना, वायरस जो था, ठीक है, एट की वजह से, ठीक है दोस्तों। NTRA, अभी NTRA क्या है, एंटी रूमेटिक आर्थराइटिस एंटीबॉडी, नॉन एज रूमेटिक फैक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। टिपिकली बिलोंग टू द IgM इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास, ठीक है, IgM, तो ये आंसर करना होगा। नेक्स्ट है ह्यूमरल ग्राफ्ट रिजेक्शन इज करेक्टर। अभी ह्यूमरल जो ग्राफ्ट होता है ये किससे करेक्टराइज होता है, तो यहाँ पे ह्यूमरल ग्राफ्ट किससे करेक्टराइज होता है, थ्रोम्बोसिस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इस्केमिक नेक्रोसिस से, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ थर्ड हाइपर सेंसिटिव। अभी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है दोस्तों, ठीक है। अभी 3 प्रकार की होती है, एक तो होता है फर्स्ट जो इमीडिएट होती है, जिसके अंदर IgE मीडिएटेड होती है वो, ठीक है, इसके अंदर मास्ट सेल ग्रेनुलेशन होता है, जैसे एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, सम एलर्जिक रिएक्शन होती है, ठीक है। एक होता है टाइप 2 होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिकोसिस होता है, जो IgG और IgM से मीडिएट। तो अब लिख लेना कि IG जो टाइप फर्स्ट होती है वो किससे मीडिएटेड होती है, टाइप फर्स्ट IgE, एलर्जी की जो रिएक्शन होते हैं उनको बताती है, ठीक है। और टाइप सेकंड जो होती है वो किसको बताती है, ये IgG और IgM मीडिएटेड होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है। अब इसके अंदर ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, जैसे टाइप सेकंड के अंदर ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया लिख लेना। टाइप थर्ड जो होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होती है ये, ठीक है। इसके अंदर सर्कुलर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, उसका डिपोजिशन होता है टिश्यू के अंदर होता है, और ये सीरम सिकनेस और ल्यूपस SLE, जैसे SLE होता है उसको बताती है, जैसे ये थर्ड। और फोर्थ जो होती है उसके अंदर टाइफॉइड डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी, जिसके अंदर सेल मीडिएटेड होती है, प्राइमरी इन्वॉल्विंग T लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, एंड टेक 24 to 72 आवर्स टू डेवलप कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस। अब टाइप 4 के अंदर कौन सा आता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये आता है। तो ये अपने को याद रखनी है। अब टाइप जो 3 होती है वो किस प्रकार की होती है, टाइप 3 के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होती है, जैसे कोई सोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है डिपोजिशन टिश्यू के अंदर, तब ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, टिश्यू को डैमेज करती है। और टाइप फर्स्ट जो अपन ने हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देख ही ली, ठीक है, ऐसे। तो अपन को इनको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। टाइप 2 जो साइटोटॉक्सिक जो इम्यून रिएक्शन होती है उसकी वजह से, वेयर द IgG और IgM एंटीबॉडी अटैक करती है एंटीजन को, तो द ओवन सेल्स को, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो लीडिंग टू देयर डिस्ट्रक्शन, ऐसे। तो ये याद कर लेना दोस्तों ना। अब यहाँ पे जो SLE ये थी, SLE थर्ड टाइप की थी। ऑप्सोनिन ये ऑप्सोनिन क्या है, ये क्या है, ये इस प्रकार C3b है, ठीक है, ये ऐसे इसको बोला जाता है। ये C3b एक प्रोटीन होता है, इसका ये ऑप्सोनिन जो इम्यून सिस्टम होता है, कोटिंग जो पैथोजेंस होते हैं टू मेक देयर इजियर टू फेगोसाइटोसिस सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रॉय, ऐसे। ये आप दोस्तों सर्च करके पढ़ लिया करें। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन विद न्यूट्रोपेनिया। अभी मोस्ट कॉमन जो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होता है बच्चों के अंदर, न्यूट्रोपेनिया, जो बच्चे इनकी जो कमी होती है न्यूट्रोपेनिया के अंदर, स्टेफिलोकोकल होता है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इफ थोड़ा सा दोस्तों टाइम कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी लेना, क्योंकि काफी क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है, उनको लेना बहुत जरूरी है। एपिथेलियल ग्रेनुलोमा इज कॉज्ड बाय। अभी एपिथेलियल जो ग्रेनुलोमा होता है दोस्तों, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है दोस्तों अपने हेल्पर टी सेल्स की वजह से, हेल्पर टी सेल्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंटीबॉडी इज नॉट करेक्ट। अभी एंटीबॉडीज के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये ह्यूमन ए ग्लोबुलिन कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 25 to 30 डिफरेंट प्रोटीन, ये कथन सत्य नहीं है, बाकी सभी ये कथन इसके सत्य हैं। एंटीजन एब्सेंट इन बॉम्बे ब्लड ग्रुप ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, किसके अलावा सभी एब्सेंट होते हैं, तो किसके, यानी ये डी प्रेजेंट होता है केवल, ये और सभी एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसमें पूछना कि ऑल एक्सेप्ट, तो ये जो RH फैक्टर होता है मल्टीपल एंटीजन होते हैं उसके अंदर, मोस्ट डी एंटीजन होता है विच डिटरमाइन इफ ए पर्सन RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, भाई RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव ये बताता है ये, ठीक है। इफ डी एंटीजन इज प्रेजेंट देन द टाइप के RH पॉजिटिव होगा, अगर एब्सेंट होगा तो RH नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसके अदर एंटीजन CE ऐसे कुछ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट लेंगे HLA क्लास 3 रीजन जीन आर मोस्ट कॉमन एलिमेंट। अभी इसका HLA जो क्लास 3 है उसके रीजन के लिए जीन्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट क्या है, गवर्निंग ससेप्टिबिलिटी टू ऑटोइम्यून डिजीज, ऐसे ये कथन सत्य होगा इसके लिए, ठीक है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमाइलोइडोसिस। अभी एमाइलोइडोसिस जो पढ़ते रहे हैं दोस्तों, काफी बार आ चुका है इसका नाम। ये बीटा प्लेटेड होता है, फिब्रिलरी होता है, कॉन्गोफिलिया होता है इसके अंदर, कॉन्गो रेट्स जो होती है जैसे प्रेजेंट। तो ये एक प्रोटीन डिपोजिशन होता है दैट शेयर द कॉमन स्ट्रक्चर नोन एज क्रॉस बीटा प्लेटेड सीट्स कॉन्फर्मेशन एंड एग्जिबिट ए स्पेसिफिक एफिनिटी फॉर कॉन्गो रेड स्ट्रेन रिफर्ड टू कॉन्गोफिलिया। ठीक है, ऐसे इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट, इन फेमिलियल मेडिटेरियन जो एफ होता है, जो फेमिलियल मेडिटेरियन जो फीवर होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव मैनर होता है, इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ठीक है, द जीन इनकोडेड द फॉलोइंग प्रोटीन अंडरगो म्यूटेशन। अभी कौन सा जो म्यूटेशन होता है इसके अंदर प्रोटीन के अंदर, पायरिन जो होता है उसके अंदर म्यूटेशन प्रेजेंट होता है दोस्तों, ये याद रखना, डायरेक्ट रटना होता है। और ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को प्रदर्शित करती है अपने। ठीक है, इसके अंदर रिकरेंट एपिसोड क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन के होते हैं, सिरोसाइटिस के होते हैं, जैसे पेरिटोनाइटिस होता है, साइनोवाइटिस होता है, प्लूराइटिस होता है, रेयरली पेडिकार्डाइटिस भी हो सकता है। सिम्टम्स में भी वेरी करते हैं सीवियर से नॉन। ठीक है, नेक्स्ट, द टिश्यू ओरिजिन ऑफ केपोसी सार्कोमा। अभी केपोसी सार्कोमा का टिश्यू ओरिजिन कौन सा है, वेस्कुलर। ठीक है, वेस्कुलर जो टिश्यू होता है ये इसका ओरिजिन, जैसे इसको अपन रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू भी बोल सकते हैं, कई जगह इसको दोस्तों रेटिकुलो एंडोथेलियल भी लिख रहा है, रेटिकुलो एंडोथेलियल। ठीक है, टिश्यू, यहाँ ए भी लिख रखा आंसर में केवल। टाइप 2, अब ये टाइप 2 अपन ने पढ़ी लिया दोस्तों, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो रिएक्शन होगी वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में लेंगे। टाइप 4 के अंदर किसको लेंगे, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो अपन ने पढ़ा था कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस को टाइप 4 में लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन एचआईवी सब टाइप। अब ये इंडिया के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन एचआईवी सब टाइप कौन सा है, सी, एचआईवी सी सब टाइप। इम्यूनोग्लोबिन एब्नॉर्मलिटी सीन इन एटेक्सिया। अब इसके अंदर एटेक्सिया टेलेंजियोप्टिस जो है उसके अंदर कोस्ट कॉमनली जो एब्नॉर्मलिटी होती है किस, तो डिक्रीज सीरम आईजीए होगा इसके अंदर। ठीक है, डिक्रीज क्या होगा, सीरम आईजीए। ठीक है, अब एचएलए लोकेट। अभी एचएलए क्या होता है, ये था ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, इसका नाम भी पूरा लिख लेना, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, तो ये किस पे लोकेटेड होता है, ये जो जीन होता है लोकेटेड होता है शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 6, शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम 6 के ऊपर लोकेटेड होता है, स्पेशली बैंड इसका एक 6p ऐसे कोई बैंड होता है। ठीक है, लोकेशन होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव। अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स अपन ने पढ़ी थी दोस्तों थर्ड, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिव। इसके अंदर क्या होता है, अकर व्हेन द सर्कुलेटिंग जो एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स होता है डिपोजिशन होता है टिश्यू के अंदर, ट्रिगर करता है इन्फ्लेमेशन और डैमेज करता है किसी भी पार्ट का। ठीक है, तो उसके अंदर ये थर्ड रिएक्शन होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होगा और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा ऐसे। सजोरिन सिंड्रोम डिजीज रिजल्ट इन। अब ये सजोरिन सिंड्रोम पर ने दोस्तों पढ़ी है कि ये जो मुख्य रूप से जो एक्वस टीयर डेफिशिएंसी होती है इसके अंदर, इस बीमारी के अंदर जो जो लेक्राइमल ग्लैंड होती है उसको अफेक्ट करती है दोस्तों, ये उसके अंदर ऑटोइम्यून डिजीज होती है और ये इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और डैमेज होता है लेक्राइमल जो ग्लैंड होता है उसका, विच प्रोड्यूस वाटरी कंपोनेंट ऑफ टीयर। दिस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इनसफिशिएंट टीयर और प्रोटेक्शन और कैजिंग कैरेक्टरिस्टिक ड्राई आई सिम्टम्स कंडीशन, ड्राई आई ड्राई माउथ ऐसे कुछ सजोरिन सिंड्रोम में मिला करता है दोस्तों। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन मेजर रोल इज। अभी ट्रांसप्लांटेशन जो रिजेक्शन होता है इसके अंदर मेजर रोल किसका होता है, एचएलए का। ठीक है, तो अपन ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो अपन ने पढ़ी लिया दोस्तों, एचएलए का मुख्य रोल इसमें होता है। गिंगवाइटिस बायोप्सी किसके लिए, एमाइलोइडोसिस के अंदर। यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्ट जमा हुआ मिलता है, जो गिंगवाइटिस जो अपने टीथ के पास में जो अपनी झिल्ली होती है दोस्तों ऊपर जो ढकी हुई रखती है, गिंगवाइटिस गिंगवेल जो पार्ट होता है उसको डायग्नोस एमाइलोइडोसिस कन्फर्म करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन है। अभी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन अपन ने जस्ट पढ़ा है दोस्तों, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिव, अभी जस्ट पहले ही पढ़ा है, ये याद कर लेना दोस्तों, इसका क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। कॉमनेस्ट कार्सिनोमा इन एडल्टरी मेल। अभी एडल्टरी जो मेल्स होते हैं उनके अंदर सबसे कॉमनेस्ट कैंसर प्रोस्टेट कैंसर होता है दोस्तों। व्हाट आर द हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या होता है, डेवलपमेंट मालफॉर्मेशन, किसी भी डेवलपमेंट किसी भी प्रकार का मालफॉर्मेशन को हेमाटोमा बोला जाता है। व्हाट इज ट्रू अबाउट सार्कोमा। अब सार्कोमा के लिए कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे ए एंड बी दो दे रखा दोस्तों, तो ये म्यूसिनस सिस्टो एडिनोकार्सिनोमा ओवरी होता है, यूजुअली स्प्रेड बाय वेस्कुलर इन्वेजन, ये दोनों कथन सत्य हैं। विच इज ये ट्यूमर मार्कर। अब यहाँ पे कौन कौन से ट्यूमर मार्कर हैं, तो यहाँ पे CA120 और CEA और PSA, ये अपने PSA अपने पढ़ ही लिया था, तो CE ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट टेस्ट प्रोस्टेट के कैंसर को पता करने, और ये CA अपन ने पढ़ ही लिया था दोस्तों, कार्सिनोमा एम्ब्रियोजेनिक जो एंटीजन होता है उसके लिए बताते हैं। ठीक है, ये CEA कार्सिनोमा है ना, और ये ओवरी के लिए किया जाता है। ठीक है, अपने पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। CA जो 125 को कैंसर एंटीजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, CA फुल फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जैसे कई होता है HPL भी एक होता है,
HPL के नाम से भी आता है, जो भी ट्यूमर मार्कर होता है, जिसमें ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन होता है, ये भी ट्यूमर मार्कर के रूप से जाना जाता है। प्लेसेंटल जो साइट होती है, ट्रोफोब्लास्टिक जो ट्यूमर होती है, उसके लिए बताता है ऐसे, ठीक है। तो काफी ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, उनके बारे में आप एक बार देख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर ऑफ मेसेंकाइमल ट्यूमर। अब कोई भी मेसेंकाइमल जो ट्यूमर होती है, उसके लिए प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर क्या है भाई, प्रोग्नोसिस क्या होता है, उसकी ग्रेड बताती है कि वो ट्यूमर आगे जाके उसका क्या होगा, प्रोग्नोसिस क्या होगा, ठीक है। क्रिएटिन इज ए ट्यूमर मार्कर फॉर, अभी क्रिएटिन किसके लिए, जो कार्सिनोमा सर्विक्स होता है उसके लिए, इसको अन्य नाम क्या होता है, साइटो क्रिएटिन भी बोला जाता है। एक्चुअली यूज फॉर द मेजर टाइप ऑफ ट्यूमर, जैसे कि जो कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स जो ओरिजिन होता है उसको बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। एपिथेलियल ओरिजिन होता है ना जहाँ भी, उसके ओरिजिन को ये बताता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए इसके लिए यूज किया जाता है। जैसे एससीजी इज रेज्ड इन ऑल एक्सेप्ट, अभी एससीजी जो है वो सभी के अंदर रेज्ड होता है एक्सेप्ट किसके, तो यहाँ पे योग से जो ट्यूमर होती है दोस्तों, उसके अंदर ये नहीं बढ़ता है। इसके अलावा जितने भी जो है उनके अंदर ये बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, मेजोथेलिमा मेजोथेलिमा क्या होता है, ये मोस्टली मैलिग्नेंट होता है मेजोथेलिमा, ठीक है। एडेनोकार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर मोस्ट कॉमन लोकेशन, इस मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है, फंडस, यानी कि वैसे तो होता तो पूरे गॉल ब्लैडर में है, लेकिन ये जो मोस्ट कॉमन साइट अगर पूछे, मोस्ट कॉमन लोकेशन पूछे तो फंडस करना होगा। मार्कर ऑफ ओवेरियन ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन, अब ये मार्कर ओवेरियन जो ट्यूमर, तो उसके अपने काफी बार पढ़ सकते हैं, कैंसर एंटीजन, ठीक है। एलिवेटेड CA125 सीन इन एब्डोमिनल टीबी, कार्सिनोमा सर्विक्स, एंडोमेट्रियल और एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर के अंदर ये बढ़ा हुआ मिलता है। AFP क्या होता है, जो अपन ने पढ़े थे दोस्तों अभी पहले, जितने ट्यूमर मार्कर होते हैं उसके अंदर एक AFP अल्फा फिटोप्रोटीन भी होता है ना, अल्फा फिटोप्रोटीन इज इंक्रीज इन एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इनहेरिटेड कैंसर सिंड्रोम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, अभी इनहेरिटेड जो कैंसर सिंड्रोम उसके अंदर सभी इंक्लूड होते हैं जीरोडोमा पिगमेंटोसा को छोड़ के। अभी जीरोडोमा जो पिगमेंटोसा ये कैंसर होता है, ये भी इज नॉट ये कैंसर नहीं है, ठीक है। इसलिए अभी ये सभी कैंसर है बाकी के, लेकिन ये जीरोडोमा पिगमेंटोसा मोस्टली कैंसर नहीं होता, रेयरली ये कैंसर में चेंज होता है, बट ये इनहेरिटेड सिंड्रोम होता है। इंक्रीज इसमें रिस्क डेवलपिंग वेरियस, जो वेरियस कैंसर इसके डेवलपिंग रिस्क होते हैं कैंसर डेवलप होने के, स्किन और आई कैंसर मुख्य रूप से, ठीक है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा के अंदर इसके अंदर डी यानी रिपेयर जो होता है वो डिफेक्टिव होता है। अपन ने पहले इसके बारे में अल्ट्रावायलेट रेज जो रेडिएशन होता है उसके फ्रॉम सन की वजह से, उसके प्रति अगर कोई सेंसिटिव होता है तो उसकी वजह से ये होने के चांसेस होते हैं, स्किन कैंसर होने के चांसेस, है ना। तो यहाँ अपन ने इसके बारे में पहले चर्चा की है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CA125 यूजली यूज्ड इन डायग्नोसिस, अब ये CA125 के ओवेरियन कैंसर के रूप में यूज किया जाता है, अपन पढ़ चुके हैं। कैंसर सेल्स डिराइव एनर्जी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, अभी कैंसर सेल्स हैं वो कहाँ से एनर्जी प्राप्त करती है, ग्लाइकोलाइसिस से। मेलिग्नेंसी विद फैमिलियल इनहेरिटेंस, अभी कौन सी मेलिग्नेंसी है विद फैमिलियल इनहेरिटेंस, या कार्सिनोमा जो ब्रेस्ट होता है वो अगर किसी मदर के है तो वहां उसके बच्चे में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फैमिली इनहेरिटेंस है तो। हाउ डू यू डिफरेंशिएट कार्सिनोमा इन सीटू फ्रॉम इन्वेजिव कार्सिनोमा, अभी कार्सिनोमा सीटू से इन्वेजिव कार्सिनोमा में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, या पेनिट्रेशन ऑफ बेसमेंट जो मेम्ब्रेन होंगी उसकी, ठीक है, उसके द्वारा इसको डिफरेंशिएट किया। मॉर्फोलॉजिकल डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ कैंसर, ये क्वेश्चन है दोस्तों। जो साइज उसकी क्या है, इंक्रीज माइटोटिक जो एक्टिविटी है दोस्तों, इसको ये बताता है, ठीक है। इसकी इंक्रीज जो माइटोटिक एक्टिविटी और इसकी साइज को बताता है, साइज और जो इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी है उसके द्वारा इसको डायग्नोस्टिक फीचर्स कैंसर के बताए जाते हैं कि भाई ये कितना आगे जाकर के फैलने वाला है, कैसे इसका आगे प्रोग्नोसिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, यूज ऑफ ट्यूमर मार्कर आर ऑल एक्सेप्ट, अब यहाँ सभी ट्यूमर मार्कर हैं, यूज किया जाता है ट्यूमर मार्कर के लिए एक्सेप्ट किसके, तो यहाँ कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोस्टिक कैंसर, ये इसके अलावा सभी को मार्कर के रूप में यूज किया जाता है। स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर, फॉलो अप कैंसर के पेशेंट और फॉर मॉनिटरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इन सभी को ट्यूमर मार्कर के रूप में यूज किया जाता है, एक्सेप्ट किसके, कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोस्ट, भाई कंफर्मेशन करना हो डायग्नोस्ट कैंसर को। और उसके अलावा तो गार्जियन जीन, ये इंपॉर्टेंट है, गार्जियन जीन कौन सा, P53 जीन, ये गार्जियन जीन होता है। कोरियोस्टोमा क्या होता है, कोई नॉर्मल टिश्यू को एबनॉर्मल टिश्यू में जो चेंज होता है उसको क्या बोला जाता है, कोरियोस्टोमा, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल डिवीजन, अभी सेल डिवीजन का करेक्ट सीक्वेंस भी याद रखना दोस्तों, ठीक। अब ये कोरियोस्टोमा जो अपन है ट्यूमर लाइक ग्रोथ होती है नॉर्मल टिश्यू के अंदर इन एबनॉर्मल लोकेशन के अंदर, ये कंजेनाइटल एनोमली होती है दोस्तों, नॉट ट्रू ट्यूमर, ना ही तो ये ट्रू ट्यूमर हो ना ही कैंसर है, मिसप्लेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट तो करेक्ट सीक्वेंस अपन सेल साइकिल का पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते, तो यहाँ जी जो फर्स्ट ये है G0 G1 S, फिर S आता है, फिर G2 आता है, फिर M आता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों यही मैं अपनी क्लास कंप्लीट करूंगा, अभी कुछ रिमेनिंग जो क्वेश्चन है लगभग
यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली चांस है 28 क्वेश्चंस रहे हैं शायद। तो मैं अगली नेक्स्ट क्लास में जस्ट आज जैसे दोस्तों आज लगभग 26 नवंबर है दोस्तों, उसको मैं क्लास बना रहा हूँ। तो लगभग 1 महीना आपका एग्जाम को बचा है दोस्तों, तो आपको काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन के लिए मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको पढ़ना चाहिए। बहुत जल्दी-जल्दी आपको कवर करना होगा हर चीज़ को। ठीक है दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट क्लास 27 को ज़रूर सुबह मॉर्निंग में डाल दूँगा इसको, नेक्स्ट जो 13 क्वेश्चन है। फिर हमारी जो पैथोलॉजी की क्लासेज़ है वो कंप्लीट होगी, क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन आंसर लिया था दोस्तों, काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लिया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मैं अपनी क्लास फिनिश करता हूँ।